नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं, बात करते हैं लखनऊ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल 4 अन्य का ट्रामा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हादसे में मौत हो गई है। ब्लास्ट में कमरे की दीवार भी उड़ी। काकोरी में चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह हादसा हुआ है। बता दें कि पुलिस ने तत्परता से सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल 4 लोगों को ट्रॉमा में भर्ती करवाया गया है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हादसे में मौत हो गई है। काकोरी में चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह हादसा हुआ है। बता दें कि पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। वहीं काकोरी में यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत होगी। बता दें कि ये 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे में घायल 4 अन्य का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने तत्परता से सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। बता दें कि काकोरी में चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि एक ही परिवार के 5 सदस्य थे जिनकी मौत हो गई। वहीं अन्य 4 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। काकोरी में चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया है। वहीं काकोरी में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल 4 लोगों को ट्रॉमा में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। वहीं बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की भी मौत हो गई। ये 5 लोग एक ही परिवार के लोग थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग भी घायल हुए हैं। बता दें कि 4 लोगों का घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं 5 लोगों की जो मौत हुई है, एक ही परिवार के लोग थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं इस हादसे में काफी सामान जलकर राख हो गया है। वहीं इस ब्लास्ट में दीवार भी पूरी तरह से टूट चुकी है। इस हादसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। बता दें कि 2 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए थे, जिसके इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस ब्लास्ट में कमरे की दीवार भी टूट गई है। इस हादसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है और 5 लोगों की मौत भी हो गई है। एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं 4 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि पूरा मामला काकोरी से है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। चारों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बता दें कि इस हादसे में
लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं इसमें इस ब्लास्ट से कमरे की दीवार भी पूरी तरह से टूट गई है। 5 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है जो एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं 4 लोग घायल हो गए जिनका लगातार अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता बलराम सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलराम जी, काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, इस हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी, वहीं 4 लोग घायल हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी, ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे के आसपास जी हुआ है और काकोरी का एक इलाका है हाता हजरत साहब मोहल्ले में एक बड़ा मकान, 4 भाई और एक बहन का परिवार रहता था जी जिनमें एक मुसीर उनकी पत्नी और 3 बच्चे उनके जो है इस हादसे में मारे गए हैं। जी टोटल करीब से ज्यादा लोग जो है बुरी तरह जख्मी हैं। 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। बताया जा रहा है कि जो है घर में पटाखे का भी काम होता था, इसकी चर्चा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा होने की बात सामने आई है। जी पुलिस का कहना है कि 4 सिलेंडरों में आग लग गई, जिसके बाद ये धमाके हुए और पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 से जो है वो 90%। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? जी, कल रात को जैसे ही जोरदार धमाके हुए, धमाकों की आवाज के बाद आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से पहले तो मकान में जो आग लगी थी उसको बुझाने का काम किया, बचाव का काम चलता रहा जो पूरी रात चला है। इस दौरान पुलिस ने काफी जो लोग झुलते थे, जो लोग बिल्डिंग में फंसे थे, उन सबको बाहर निकाला। इसके साथ ही जो गंभीर रूप से झुलते लोग थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया। हालांकि पूरी प्रक्रिया के दौरान जब पुलिस ने बाहर लोगों को निकाला, उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें मुशीर की पत्नी है और 3 बच्चे हैं उनके। वहीं इस हादसे के बाद पुलिस कितने बार पहुंची और क्या कुछ पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया? जी, पुलिस की टीमें अभी भी मोहल्ले में पड़ी हुई हैं। पूरे इलाके में पुलिस और टीमें लगी पड़ी हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर है। परिवार को जो है मुआवजा और इन सब की जो विधिक प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो की जा रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में जो मुख्य रूप से आली जरदोजी कारीगर मुशीर हैं, उनकी पत्नी हुस्ना बानो, उनकी बेटी राइया, हुमा और तीसरी बेटी हिबा है, जिसमें मतलब टोटल 5 लोग मारे गए हैं। वहीं इस हादसे में एक ही परिवार को क्षतिग्रस्त हुआ है या फिर आसपास के लोगों को भी परेशानी हुई है? जी, जिस मकान में हादसा हुआ उस मकान में मुसीर के साथ उनके भाई पप्पू, बब्बू और बबली, इसके अलावा बहनोई उनके अजमत है, उनका परिवार भी रहता है और मकान में ही आली जरदोजी का कारखाना भी चलता है। इस हादसे में सरकार का मुआवजा देने की बात की जा सकती है? सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला आया है? हादसे की सूचना पाकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसपी शिवरकर और डीएम सूर्यपाल गंगवार मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो है पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उनको तत्काल जो मदद मुहैया हो सकती थी, जिला प्रशासन ने तत्काल वो सारी की सारी मदद मुहैया कराई है। इसके साथ ही जो घायल है उनका इलाज जिला प्रशासन फ्री में कराने की बात कह रहा है। वहीं इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसमें क्या बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है? ये अब इस मामले की पड़ताल की जा रही है। इसमें बिजली विभाग
से लेकर ये भी पता किया जा रहा है कि क्या घर में कहीं विस्फोटक संबंधी कोई चीज तो नहीं थी, क्योंकि आसपास मोहल्ले में चर्चा है कि ये लोग यहाँ घर में पटाखों का भी कारोबार होता था। हालांकि कहने को ये लोग आरी जरदोजी का कारखाना चलाते थे, लेकिन कहा यह जा रहा है ये लोग पटाखे का कारोबार भी कर रहे थे। तो इसकी पड़ताल की जा रही है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह है या पटाखों का, उसकी पड़ताल प्रशासन कर रहा है। तो सर, प्रशासन की ओर से मुआवजे की भी मांग बताई जा रही है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सब सामने आई है, क्या कुछ इसको लेकर सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे हादसे दोबारा से ना हो? जी, अभी प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की बात जो सामने आ रही है उसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस बिजली विभाग इस पे अपनी जांच कर रहा है। जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर हादसे की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट थी या इनके घर में ही कहीं पर बिजली का कोई फॉल्ट हुआ था जिसकी वजह आग लग गई और आग ने 2 सिलेंडरों को अपनी जद में ले लिया, जिससे विस्फोट के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में इन लोगों को भर्ती करवाया गया है, इनके उपचार करवाए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। क्या कुछ इसका जो होगा बिल आएगा, इसका प्रशासन कुछ इसमें मदद करेगी घायलों को खुद से ही अपना उपचार करवाना पड़ेगा? जी, अभी तक इनके जो इलाज का सारा खर्च जो है वो जिला प्रशासन अपने स्तर पर बेयर कर रहा है। इसके अलावा आगे जो है जो चीजें होंगी वो प्रशासन, अमूमन ऐसा होता है कि हादसे या इस तरह की जो भी बड़ी समस्या सामने आती है उनमें जिला प्रशासन आगे आकर इलाज का सारा खर्च स्वयं उठाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। बता दें कि काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जैसा बताया कि जिला स्तर पर उनका खर्च उठाया जा रहा है घायलों का, और लोगों को समझाइश भी दी गई है कि परेशान ना हो, प्रशासन हर संभव प्रयास करेगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक परिवार क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं इस हादसे में लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया है। 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। बता दें कि इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है, और इन जो 5 लोगों की मौत हुई है उन एक ही परिवार के सदस्य हैं। 4 लोग घायल हैं। 4 लोग घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं बताया गया है कि जिला स्तर पर प्रशासन घायलों की मदद करेगी, हर संभव प्रयास मदद की जाएगी। वहीं प्रशासन ने घायलों को समझाइश दी है कि परेशान ना हो, जिला स्तर पर उनका खर्च भी उठाया जाएगा। इस ब्लास्ट में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है जिसके चलते एक परिवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते पूरे परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं इस हादसे में लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई है, और इस ब्लास्ट में घर की दीवार भी पूरी तरह से टूट गई है। लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के लोगों में भी कोहराम मच गया है। इस ब्लास्ट से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गई है।
वहीं अब बात करेंगे पंजाब के विधानसभा में आज बजट सत्र पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश किया है। पंजाब बजट सत्र का चौथा दिन है। आप सरकार ने कहा योग्य बाहरी लोगों को नौकरी न देने का नियम नहीं, कर्ज लेकर विकास अच्छा किया जाएगा। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। बता दें कि पंजाब के विधानसभा सत्र में बजट पेश किया गया है। आज सत्र का चौथा दिन है। योग्य बाहरी लोगों को नौकरी न देने का कोई नियम नहीं है। आप सरकार ने कहा है कि योग्य बाहरी लोगों को नौकरी न देने का नियम नहीं है, कर्ज लेकर विकास अच्छा किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस बजट को पेश किया है। वहीं 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। पंजाब में बजट सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा में बजट पर बहस भी छिड़ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बजट को लेकर काफी बहस हुई है। वहीं आप सरकार ने कहा है कि योग्य बाहरी लोगों को नौकरी न देने का नियम नहीं है, कर्ज लेकर विकास अच्छा किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट को पेश किया है। बता दें कि ये पूरा बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। पंजाब में विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है। वहीं इस बजट को वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। आप सरकार ने कहा कि योग्य बाहरी लोगों को नौकरी न देने का नियम नहीं है। वहीं पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष को विपक्ष ने जमकर घेरा है। पंजाब के बजट सत्र का चौथा दिन। बता दें कि पंजाब सरकार ने 2024-25 बजट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया गया है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल वार्षिक परिव्यय में 13,784 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए कुल और 16,987 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में रखे गए हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। बता दें कि पंजाब बजट सत्र का आज चौथा दिन है। इस दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा है। वहीं केंद्र सरकार पर चीमा ने निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के उचित हिस्से का लगभग 8,000 करोड़ रुपया रोक दिया गया है और इसका सीधा असर विकास कार्यों पर नजर आएगा और राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अपने कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि इस समय बढ़कर 13% हो गई है। ये आंकड़ा 2012 और 2017 के दौरान 8% और 2017 से 2022 के दौरान 6% था। पंजाब सरकार ने 2024-25 के लिए आज जो बजट पेश किया है, इस बजट को वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लिए कुल वार्षिक परिव्यय में 13,784 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए, 16,987 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। इस बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को विपक्ष ने जमकर घेरा है और सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान हरपाल चीमा ने कहा, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के उचित हिस्से का लगभग 8,000 करोड़ रुपया रोक दिया गया है और इसका सीधा असर विकास कार्यों पर देखा जाएगा। राज्य के खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के अपने कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि इस समय बढ़कर 13% हो गई है। ये आंकड़ा 2012 और 17 में 8% था और 2017 से 2022 के दौरान 6% था। बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दुर्गेश गाजवी जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, पंजाब के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सरकार ने इस बजट सत्र में किस वर्ग पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? देखिए, ये पंजाब का जो बजट पेश हुआ है इस बार पहली बार हुआ है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ है जी। आज तक के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक बजट है। और दूसरी बात करूं, जिस दिन से बजट सेशन शुरू हुआ है उस दिन से बजट सेशन काफी हंगामेदार रहा है। पहले दिन की बात करूं तो राज्यपाल का भाषण था, तो भाषण को कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए विधायक थे उन्होंने पूरा नहीं होने दिया, भाषण को बीच में ही रोकना पड़ा। और दूसरे दिन की बात करूं तो तब भी जो सेशन था बड़ा तो उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री एक गिफ्ट लेके आए, एक लिफाफे में एक गिफ्ट बनता जिसे उन्हें स्पीकर साहब को दिया कि रोज रोज जो विपक्ष है वो भाग जाता है, मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। और गिफ्ट जब खोला गया तो उसमें एक ताले को जब स्पीकर साहब ने पूछा ये किस लिए ताला लाए हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा क्योंकि विपक्ष रोज यहाँ से भाग जाता है, जो है सक्रिय जो बहस नहीं करता है, एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करता है, तो इसके अंदर से ताला बंद करके जो डिबेट है तो इसमें काफी हंगामेदार रहा सेशन और बहुत वाद विवाद हुआ, एक तरह से गाली गलौज तक का माहौल बन गया था। और तीसरे दिन की बात करूं तो बजट सेशन में जो बजट किया गया हरपाल चीमा द्वारा, जो वित्त मंत्री है पंजाब में, तो 2,04,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। तो इसमें 17,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखे गए और लगभग 14,000 करोड़ रुपए जो है वो कृषि के लिए रखे गए और 9300 करोड़ रुपए जो है वो सामाजिक सुरक्षा के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए रखा गया है। और काफी लंबे अरसे से ये बात चल रही थी कि महिलाओं को जो 1,000 रुपए देने का वायदा किया था केजरीवाल साहब ने, जो केजरीवाल की गारंटी थी, वो क्या इस बजट में वो देखने को मिलेगा, परंतु अभी तक जो है उस संबंधी वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। जी प्रज्ञा, जैसे कि आपने बताया कि सत्ता पक्ष ने बजट पेश किया लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा करने की बजाय सदन विधानसभा से बाहर चला गया, लेकिन हमको देखने को लगातार ही मिलता है कि सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष के सवाल पूछने के बजाय विपक्ष सदन को या विधानसभा को छोड़कर बाहर चला जाता है। ये कितना सही है कि विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल भी नहीं करता और बाद में जब नए कानून लागू किए जाते हैं तब सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आता है? विपक्ष को ऐसे सदन से बाहर जाना कितना सही हो सकता है? पंजाब की बात करूं तो 2012 से जब से पंजाब में सरकार बनी थी श्रोमणी अकाली दल की दूसरी बार, तब से जो विपक्ष का जो एटीट्यूड रवैया था, तब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, ऐसे ही वो बहस नहीं करते थे और सदन को बीच में ही छोड़कर वॉकआउट करके चले जाते थे। एक फैशन सा बन गया है कि हम जो है सदन में नहीं बोलेंगे, सदन में अपनी बात नहीं रखेंगे, सदन के बाहर आके धरने बैठ जाएंगे, हंगामा करेंगे। और जबकि जो सदन होता है बात रखने के लिए होता है, सवाल पूछने के लिए होता है। पर इस बार जो बजट सेशन में जो कांग्रेस के अपोजिशन लीडर हैं, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरा है। उन्होंने पूछा है कि आप दावा कर रहे हैं कि आपने 40,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं और वो कहते हैं कि आप हमें डिटेल दे जाएं कि उसमें पंजाब के लोग थे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि पंजाब से बाहरी लोगों को ज्यादा नौकरियां दी जा रही है। हरियाणा से जो युवा है वो ज्यादा नौकरियां पा रहे हैं, तो पंजाब के लोगों का जो हिस्सा बनता है वो बहुत कम रह चुका है सरकारी नौकरियों में और विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो चुका है। और अगर और बात कहूं तो जब से वर्तमान सरकार बनी है तो पंजाब के ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहुंच चुका है। तो पिछले 2 साल में 50,000 करोड़ से ऊपर जो है वो कर्जा लेकर विकास करने की बात कही जा रही है, परंतु पंजाब के पास तो पहले ही बहुत ज्यादा कर्जा, 50,000 का कर्जा जो है वो फिर से ले लिया गया है। तो
पंजाब की वित्तीय स्थिति आए दिन खराब जा रही है, जी। तो बार बार आ रहा है जी। जैसे कि किसान पंजाब में लगातार आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, पंजाब सरकार किसानों का समर्थन भी करती हुई नजर आती है, लेकिन इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा है? देखिए, जो पंजाब सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए जो है जी। वो कृषि के लिए बजट रखा है। जी। तो बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी उनका धीरे धीरे करके पढ़ते खुलेंगी, क्या क्या जो है सरकार ने प्रावधान किए हैं किसानों के लिए, परंतु जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। अगर मैं अपने पड़ोसी राज्य की बात करूं तो हरियाणा अपने स्तर पर ही बहुत सी फसलें जो है एमएसपी पर खरीद रहा है। तो अब पंजाब में किसानों में ये बात चलनी भी शुरू हो गई है कि जो पंजाब है, अगर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देती है तो पंजाब सरकार खुद इसका प्रावधान करे, जबकि किसानों को आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत सपोर्ट भी कर रही है। उनको लगता है कि कहीं पंजाब के किसानों का रुख चंडीगढ़ की तरफ ना हो जाए, दिल्ली को छोड़। तो इससे सरकार डरी हुई है, तो किसानों को लेकर जो है बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। देखते हैं कि इस बजट में जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है तो पंजाब सरकार क्या फैसले करे। जी। आम आदमी पार्टी हमेशा नए बजट में नया कुछ खास लेकर आती है, लेकिन हमेशा फ्री सुविधाओं को लेकर टारगेट करती है। जनता को हमेशा लुभाने के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन पंजाब में बजट सत्र पेश हुआ, बजट पेश किया वित्त मंत्री ने। इसमें फ्री सुविधाएं, किन चीज़ों की फ्री सुविधाएं दी गई हैं? कुछ फ्री सुविधाएं दी गई हैं जिनको जनता को लाभ मिले। मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले बहुत लोग वायदे की जी। तो पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है पूरा खस्ता हालत में कहूंगा, क्योंकि पंजाब के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जी। जो पिछली बार जो सरकार ने वायदा किया था कि लोगों को 600 यूनिट तक फ्री बिजली मिल जाएगी, तो उस फ्री बिजली के लिए उन्होंने जो है 700 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान। इसके अलावा पंजाब की जो महिलाएं हैं उनके लिए बस में फ्री सफर की भी व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए भी लगभग 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई बसें डालने के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो बहुत सी जो सुविधाएं जो सरकार दे रही है, जैसे बिजली की मैंने बात की है, तो उसके लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी जो महिलाओं की बात हो रही थी कि उनको जो 1,000 रुपए महीना देने की बात थी, तो महिलाएं बजट से पहले ये वेट कर रही थी कि शायद इस बजट में उनके लिए 1,000 रुपए जो महीना देने की केजरीवाल की गारंटी थी, उस गारंटी को पूरा किया। तो इस बीच में मैं आपको प्रज्ञा बता दूं कि पंजाब में जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी वर्ग है, वो निराश है जी। तो उनको बजट सेशन में कुछ नहीं दिया गया जी। तो वो मांगों को लेकर काफी धरना प्रदर्शन करने के लिए अड़े हुए हैं जी। तो मुलाजिम वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो थोड़ा निराश नजर आ रहा है इस बजट से जी। जैसे कि हमने देखा है केंद्र सरकार हमेशा, विपक्ष जो है यानी आम आदमी पार्टी है, केंद्र सरकार पर हमलावर होती बेरोजगारी को लेकर। युवा बेरोजगार है, इसीलिए पेपर लीक करवाती है। केंद्र सरकार नौकरी देने के खिलाफ लोगों को सिर्फ भर्ती निकालती, फिर पेपर रद्द करवा देती। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि ये बेरोजगारी के लिए क्या कुछ बजट में रहा? सरकार है यही दावा कर रही है कि वो अब तक 2 सालों में 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे चुकी और आने वाले समय में और बहुत अच्छे प्रावधान करने वाली है, क्योंकि नई नई योजनाएं बना रही है। पंजाब में जो इन्वेस्टर समिट करवाया गया था, उसमें ये कहा गया है कि बहुत से जो इंडस्ट्रीज है वो पंजाब में आकर उद्योग लगाएंगे और जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं है, जो मुद्रा लोन है, लोन है, उसको लेकर भी युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर कोई युवा अपना स्वयं शुरू करता है तो कम से कम 2-4-5 उसके साथ रोजगार बनता है। तो पंजाब सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार की अवसर प्रदान किया जाए और पंजाब के बारे में बता दूं कि बहुत जल्द कुछ भी हो जाते हैं और बहुत जल्द नाराज भी हो जाते हैं। तो
ये जो सरकार जी। से नाराजगी का जो आलम बड़े पैमाने पे चल रहा है, जी तो पंजाब में अब थोड़ी देर में इलेक्शन भी डिक्लेयर होने वाले हैं, तो जी आने वाले समय में पता चलेगा कि जो है लोगों का जो रुख है वो किस तरफ होता है। जी आने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाब में जो बजट पेश हुआ, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये एक सामान्य बजट था। मैं आपको बात करूं तो जी 2,04,000 करोड़ रुपए का बजट जो है सरकार की तरफ से पास किया गया। जी तो पंजाब तो पहले से ही कर्जे में चल रहा है, अब 50,000 करोड़ रुपए का और कर्जा बढ़ गया है। जी तो ऐसे में कोई खास फैसले नहीं लिए गए हैं, सिर्फ यही है कि कोई नया कर नहीं लगाया है। जी कोई नया कर नहीं लगाया गया है, वजह से हम इस बजट को कह सकते हैं कि लोग हित में है। अदरवाइज और कुछ ऐसा खास प्रावधान इस बजट में देखने को नहीं मिला। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। पंजाब बजट सत्र का चौथा दिन था। बता दें कि इस बजट को वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया है। वहीं इस बजट का 2 करोड़ रुपए लाख से ज्यादा का बजट पेश हुआ है। पंजाब के बजट सत्र का चौथा दिन पंजाब विधानसभा में बजट पर काफी बहस हुई। आप सरकार ने योग्य बाहरी लोगों को नौकरी न देने के नियम नहीं है, ऐसा कहा है। कर्ज लेकर विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस बजट को पेश किया है। वहीं 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का 2 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। चीमा ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने 2 साल में 40,000 से अधिक नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ से अधिक के कुल वार्षिक परिव्यय में 13,784 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए और 16,987 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। बजट में फसल विविधीकरण योजना के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस दौरान कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,04,918 करोड़ के कुल बजट व्यय का प्रस्ताव करता हूं। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 2.77% और 3.80% रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 3.13% और 4.12 था। हरपाल चीमा ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मेहनती किसानों को खेती में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप सरकार भविष्य में भी ऐसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी। हमारी सरकार हर तरह से अपने अन्नदाताओं के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि चीमा ने कहा कि लगातार समर्थन के तहत हमने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 9,330 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं। वहीं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को विपक्ष ने जमकर घेरा है। वहीं बात करेंगे गुना की। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी बनने के बाद गुना जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान महिलाओं से बात की है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, सर्वे दिलाकर मैं मुआवजा दिलवाऊंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महिला किसान से मिले। वहीं इस दौरान महिला किसान लिपट कर रोने लगी। सिंधिया जिले के बेहटा घाट ओला प्रभावित फसल का जायजा लेने गए थे। महिलाओं के रोने पर मंत्री ने कहा, ढांढस रखिए, चिंता मत करो, मैं मुआवजा दिलाऊंगा।
मैंने सर्वे करा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया गुना से अशोकनगर फिर शिवपुरी जाएंगे। वहीं स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर खेतों में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। कि इस दौरान सिंधिया ने कुछ किसानों को मौके पर ही मदद मुहैया कराई है। बता दें कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अपने प्रत्याशी क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने किसान महिलाओं से बातचीत की है। इस दौरान किसान महिलाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया से लिपट कर रोई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सांत्वना दी है कि जल्द ही मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सुख में आओ ना हो, लेकिन दुख में सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते हम जरूर आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसान हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। गारंटी देता हूं कि पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। सिंधिया ने कहा कि जल्द ही गुना में एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। वही हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिव्यानंद अर्गल जी जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, गुना प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे, इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत की है। इस लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की है, मुआवजा देने की भी बात कही है। इस पर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवार गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है और आज वो गुना पहुंचे थे अपनी सांसद क्षेत्र में, जहां वो ओलावृष्टि जो गांव है, जहां ओला के वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ, वहां लोगों से मिलने पहुंचे, जायजा लेने पहुंचे, तो वहां कुछ महिलाओं ने लिपट कर उनसे रोया और उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब हम तो बर्बाद हो गए। जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं और गुना से उनको लोकसभा का टिकट दिया हुआ है, उन्होंने लोगों को बताया है कि वहां की हम साथ हैं, हमारी सरकार आपके साथ है, हर एक मुआवजा आपको दिया जाएगा और मुआवजे के लिए अधिकारियों को बोल दिया गया है। जी, वहीं गुना से जो पहले प्रत्याशी थे उनकी जगह सिंधिया उतारे गए, इसको लेकर गुना की जनता के बीच में एक कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले भी गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया रह चुके हैं, जिस पर वहां की जनता का रुख साफ ये दिखाई देता है कि इस बार वो चाहते हैं कि फिर से एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ से इस जीत दर्ज कराएं। जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में गुना में किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी की अगर बात करें, तैयारियां पूरी जोरों से बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं। बूथ स्तर पर बीजेपी काम कर रही है और गुना की बात करें तो गुना में भी काफी हर तरीके से बीजेपी अपना दम दिखाने में लगी हुई है आज। और ये जो कि लोकसभा सीट की जो लिस्ट आई है, उसमें पहला दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना में, जहां उन्होंने बाढ़ और ओला प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया है। वहां कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई है, जिस पर उनको आश्वासन भी दिया हुआ है कि आप घबराएं नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और वहीं ये भी बताया है कि उन्होंने कि मुख्यमंत्री भी एक गरीब घर से आते हैं और हमने मुख्यमंत्री से भी ये आपकी बात पहुंचाई है, जरूर आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाएगी मुआवजा राशि, लेकिन कब तक सरकार किसानों को राशि मुहैया करवाएगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, अभी ऐसा कुछ तो नहीं बोला है कब तक, लेकिन ये बोला है कि सर्वे चल रहा है, जैसे सर्वे पूरा होता है तो आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसानों को कब मुआवजा देगी और किसान कब अपनी खुशहाल और कर्ज चुका पाएंगे, खुशहाल भरी जिंदगी फिर से जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे हैं। बता दें कि प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना गए हैं। इस दौरान सिंधिया से लिपटकर रोई किसान महिलाएं, चिंता मत करो मैं मुआवजा दिलवाऊंगा। सिंधिया ने आश्वासन देते हुए किसान महिलाओं से कहा कि चिंता मत करिए, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा।
वहीं हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आज उसका आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सलाना में राहुल का कारवां भी रुकेगा। उज्जैन जिले के इंगोरिया से शुरू हुई थी यात्रा। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रभावित हुए लोगों से भी राहुल गांधी मिलेंगे। राहुल गांधी वडनगर में महिलाओं से भी संवाद करेंगे। कल सुबह 11 बजे राजस्थान में राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। वहीं इस दौरान भोपाल में भाजपा विधायक ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। फिरोज खान का नाती किस जाति का है, ऐसा भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। राहुल को बतानी पड़ेगी जाति, फिरोज खान का नाती किस जाति का है, ऐसा भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी का कारवां सैलाना में रुकेगा। उज्जैन जिले के इंगोरिया से यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहीं राहुल गांधी हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रभावित हुए लोगों से भी बातचीत करेंगे। राहुल वडनगर में महिलाओं से भी संवाद करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजस्थान में कल सुबह 11 बजे प्रवेश करेगी। भोपाल में भाजपा विधायक ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल को जाति बतानी पड़ेगी, फिरोज खान का नाती किस जाति का है। वही हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता दिव्यानंद अर्कल जी जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, राहुल गांधी की यात्रा का आज मध्य प्रदेश में आखिरी और 5वां दिन है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आज आखिरी दिन है और मैं आपको बता दूं ये यात्रा उज्जैन के इंगोरिया से शुरू होगी और जैसे यात्रा आज राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके मौजूदगी में एक वडनगर में बहुत बड़ी एक सभा आयोजन किया गया जिसमें आदिवासी समाज पूरा उसमें आ रहा है। और उनका वहीं अगर मैं बात करूं कि अभी एक बयान भी आया है भोपाल से, जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी किस जाति के, उनको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। फिरोज खान के नाती को लेकर उन्होंने टिप्पणी की हुई है और ये भी कहा है कि वो जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा में जातिगत जनगणना को लेकर जो कह रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराने से जो दूर भाग रही है, जिसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। जी, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी जातिगत गणना के खिलाफ है, इसको लेकर बताइए कि जातिगत गणना किस प्रकार से सही है, जनता को किस प्रकार से ये जाति गणना सही है? विपक्ष जो कह रहे हैं कि जाति जनगणना करानी चाहिए, किस प्रकार से पूरी तरह सही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इसमें विपक्ष भी पूरा साथ है और वो यही कह रहा है कि जातिगत जनगणना अगर कराते हैं तो इसमें पता चल जाएगा कि कौन कितना परसेंट एससी का है, कितना एसटी का है, कितने ओबीसी के लोग हैं। और वहीं जातिगत जनगणना पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है मौजूदा बीजेपी सरकार के ऊपर, तो उनका भी यही कहना, हर एक जगह से जहां से यात्रा निकल रही है वहां राहुल गांधी जरूर जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसको कराने से दूर भाग रही है। अगर बीजेपी इसको कराती है तो उस बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, वहीं राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी धर्म या जाति को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाती है, लेकिन आज राहुल गांधी खुद जो सभा संबोधित कर रहे हैं उसमें आदिवासी लोगों को निशाना बनाया गया, आदिवासी लोग मौजूद होंगे, इस पर आपका क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है कि मौजूदा सरकार के अंदर, चाहे वो पहले शिवराज सरकार हो, अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, बीजेपी पार्टी जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो जुल्म होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की अगर बात करें जहां बीजेपी सरकार है, उसी के ऊपर उन्होंने ये सभा रखी हुई है कि आदिवासी समाज उमड़ रहा है और ये भी वो कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज पूरा कांग्रेस के साथ है। जी, जैसे कि आज धार में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है?
जी, मैं आपको बता दूं कि रतलाम के अंदर जिस तरीके से आज जो सभा होने वाली है, मैं आपको बता दूं ये तो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ बीजेपी की सीट रह चुकी है, लेकिन इस सभा से कुछ ना कुछ कांग्रेस ये चाहती है कि इस सभा करने के बाद इस बार कांग्रेस की वहाँ सांसद नियुक्त हो, सांसद को चुना जाए, और यही उनकी मंशा है इस बार। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यानंद जी। बता दें कि राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश में चौथा दिन था, यात्रा का चौथा दिन था। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे। सैलाना में रुकेगा राहुल गांधी का कारवां। उज्जैन जिले के इंगोरिया से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। वहीं राहुल गांधी हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हुए प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी बड़नगर में महिलाओं से भी संवाद करेंगे। बता दें कि कल सुबह 11 बजे राजस्थान में यात्रा प्रवेश करेगी। भोपाल में भाजपा विधायक ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि फिरोज खान का नाती किस जाति का है, राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां और आखिरी दिन मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे। सैलाना में रुकेगा राहुल गांधी का कारवां। वहीं उज्जैन जिले के इंगोरिया से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रभावित हुए लोगों से भी राहुल गांधी मिले हैं। राहुल गांधी बड़नगर में महिलाओं से संवाद भी करेंगे। कल सुबह 11 बजे राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। राहुल गांधी पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बतानी पड़ेगी जाति, फिरोज खान का नाती किस जाति का है। बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने जाति को लेकर राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी, फिरोज खान का नाती किस जाति का है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी और 5वां दिन है। इस दौरान रामेश्वर शर्मा, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को जमकर घेरा, उनकी जाति को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी, फिरोज खान का नाती किस जाति का है। बता दें कि कल सुबह 11 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल बड़नगर में आज महिलाओं से संवाद करेंगे और हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रभावित हुए लोगों से भी मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सैलाना में राहुल गांधी का कारवां भी रुकेगा। इस दौरान महिलाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। वहीं हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रभावित हुए लोगों से भी राहुल गांधी मिले हैं। बता दें कि कल सुबह 11 बजे राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस दौरान भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को
लेकर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। रामेश्वर शर्मा ने जाति को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आखिरी दिन है। वहीं बता दें कि कल राहुल गांधी उज्जैन गए थे, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। यात्रा की शुरुआत कल उज्जैन से हुई थी। आज उज्जैन जिले के इंगोरिया से यात्रा की शुरुआत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आखिरी और 5वां दिन है। इसके बाद कल सुबह 11 बजे राहुल गांधी की ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। हरदा पटाखा फैक्ट्री में प्रभावित हुए लोगों से भी बात करेंगे राहुल गांधी। वहीं महिलाओं से भी संवाद करेंगे राहुल गांधी। बता दें कि बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सैलाना में रुकेगा राहुल का कारवां। उज्जैन जिले के इंकोरिया से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रभावित हुए लोगों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी बड़नगर में महिलाओं से भी संवाद करेंगे। वहीं राहुल गांधी की ये यात्रा कल सुबह 11 बजे राजस्थान प्रवेश करेगी। बता दें कि राहुल गांधी को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। इससे पहले भी राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर भाजपा नेताओं ने उनको जमकर घेरा है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा का कल 4था दिन था, जो उज्जैन से शुरू हुए थे। उज्जैन में राहुल गांधी ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। बता दें कि वहीं कल छिंदवाड़ा सियासत पर भी विराम लगा है। कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा से प्रत्याशी हो सकते हैं उनके बेटे नकुलनाथ। बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी और 5वां दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बदनावर में सभा को संबोधित करेंगे। सैलाना में भी राहुल गांधी का कारवां रुकेगा। वहीं हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रभावित हुए लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा को लेकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। फिरोज खान का नाती किस जाति का है? लगातार सत्ता पक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं आज भाजपा विधायक ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। बता दें कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का ऐसा बयान आया है। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल उज्जैन में थी, जहां पर उन्होंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। वहीं हम बात करेंगे इंदौर जिले की, जहां पर हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कानून व्यवस्था इंदौर में तार-तार हो गई है। चंदन नगर और छतरीपुरा में हुई हत्या। चंदन नगर में वृद्ध महिला की हत्या की गई है। छतरीपुरा में महिला ने की अपनी पति की हत्या। बाणगंगा में युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि इंदौर शहर में जारी है हत्याओं का सिलसिला। कानून व्यवस्था हुई तार-तार। कल एरोड्रम और चंदन नगर, उससे पहले छतरीपुरा में हत्या हुई। अब वही बात करें तो बाणगंगा में भी हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाणगंगा में चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। बाणगंगा में डकैती घटना ने टीआई सहित 2 को हटाया। आज ही मिली थी
आरोपी को जमानत। शहर में हत्या और लूटपाट की घटनाएं लगातार चल रही हैं। वहीं कल ही एरोड्रम में युवक की चाकू से गोदकर और चंदन नगर में वृद्ध महिला की हत्या करने का मामला सामने आया था। उससे पहले ही छतरीपुरा में भी महिला की उसके ही पति ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब आज बाणगंगा क्षेत्र में 58 वर्षीय वृद्ध सुनील की हत्या का मामला सामने आया है। शव लेकर परिजन एमआईवाई अस्पताल पहुंचे, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। इस बीच बाणगंगा क्षेत्र में हुई डकैती के मामले में भी टीआई सहित एक अन्य जांचकर्ता भी लाइन अटैच किया गया है। आज ही एक आरोपी सोमल को माननीय कोर्ट से जमानत मिली है, जिसके बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुलिस आरोपित सोमल की भूमिका ही नहीं बता पाई थी। इंदौर शहर में लगातार हत्याओं का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बीते 3 दिन से लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बाणगंगा में हुई डकैती की घटना ने टीआई सहित 2 को हटाया। आज ही मिली थी आरोपी को जमानत। शहर में हत्या और लूटपाट की घटनाएं अब आम होती हुई नजर आ रही हैं। कल ही एरोड्रम में युवक की चाकू से गोदकर और चंदन नगर में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं आज छतरीपुरा में भी महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी, जिसके बाद आज बाणगंगा क्षेत्र में 58 साल के वृद्ध सुनील की हत्या का मामला सामने आया है। शव को लेकर परिजन निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। इसी बीच इन हत्याओं के सिलसिले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन सवालों को घेरे में घिर चुका है। शहर में जारी है हत्याओं का सिलसिला। कानून व्यवस्था हुई तार-तार। कल एरोड्रम और चंदन नगर, उससे पहले छतरीपुर में हुई हत्या के बाद अब बाणगंगा में चाकू से गोदकर की गई हत्या। बाणगंगा में हुई डकैती की घटना ने टीआई सहित 2 को हटाया। आज ही मिली थी आरोपी की जमानत। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, शहर में लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन सवाल के घेरे में खड़ी हो गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैम, अभी बीते कुछ दिनों से इंदौर शहर में हत्याओं का दौर जारी है। वहीं कमिश्नरी लगने के बाद भी इंदौर शहर में हत्याएं होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व एरोड्रम थाने क्षेत्र में भी यह घटना हुई थी और आज कल शाम को एक रेस्टोरेंट सुनील चौबे की हत्या की गई है। मात्र छोटे से विवाद को लेकर यहाँ पर बाणगंगा क्षेत्र में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसी के लिए परिजन ने आज आक्रोश में आकर मरी माता चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के हाय हाय के नारे भी लगाए गए प्रशासन के परिजन के द्वारा। मैम, जैसा कि इंदौर सहित कई जिलों में लगातार हत्याएं की घटनाओं और लूटपाट की घटनाओं को वारदात अंजाम दिया जा रहा है, इस पर सरकार को किस तरह से कानून लाना चाहिए जिस पर इन सभी चीजों पर लगाम लगाई जा सके? क्या है मैम, बाणगंगा क्षेत्र शुरू से ही हाई लिस्टेड क्षेत्र रहा है क्राइम के मामले में। अभी तक यहाँ पर कितने थाना प्रभारी बदल चुके इस क्षेत्र में, लेकिन घटना मतलब क्राइम की घटना कम होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। अभी तक बहुत सारी घटना यहाँ पे होगी। आए दिन किसी लूट में अभी यहाँ पर थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। वह भी लूट की घटना है, डकैती की घटना को लेकर नॉर्मल धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था अपराधी के लिए, लेकिन उसकी कल जमानत हो गई थी। उसी को लेकर थाना प्रभारी को भी कमिश्नर के द्वारा लाइन अटैच कर दिया गया है। तो यहाँ इंदौर शहर में कमिश्नरी लगने के बाद भी घटनाओं का सिलसिला जारी है।
लगातार शहर में आपने बताया कि जैसे कि लगातार शहर में इंचार्ज और प्रभारी का भी तबादला किए जा रहे हैं, लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सरकार क्या कुछ कर रही है इसको लेकर? वहीं यहाँ से जो विधायक है कैलाश विजयवर्गीय, उनका कहना था कि जैसे ही वो इस क्षेत्र से जीत के आते हैं यहाँ से नशा मुक्ति कर देंगे, लेकिन यहाँ नशा का बाजार लगा हुआ है। बाणगंगा क्षेत्र में आए दिन यहाँ नशा का व्यापार होता है ड्रग्स को लेकर, और विवाद यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहे। यह क्षेत्र ड्रग्स के मामले में भी हाई पे चल रहा है, मतलब क्राइम के मामले में और ड्रग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा बिक रहा है। अभी तक इस पे ना सरकार का किसी प्रकार का ध्यान गया है, ना ही सरकार ने इस मामले को कोई गंभीरता से लिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। इंदौर शहर में जारी है हत्याओं का सिलसिला। कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। चंदन नगर और छतरीपुरा में हत्याएं हुई हैं। चंदन नगर में वृद्ध महिला की हत्या की गई, वहीं बाणगंगा में युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।